हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे AIPMT 2015 का पेपर। इससे पहले हम पुराने पेपर डील कर चुके हैं। आप नीट PBIQ वाली प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारे पेपर वहाँ एक साथ मिल जाएंगे और प्रैक्टिस कीजिए। पहले हमारा जो नीट का पेपर था वो AIPMT के नाम से होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो लगभग यही पैटर्न रहता है आपका लास्ट तक। जो नीट का पेपर है, आप देखेंगे कि बहुत बार क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप इनको ट्राई कीजिए। हो सके तो आप इनका प्रिंट आउट ले लीजिए पेपर का, आपको कहीं भी किसी भी साइट पर मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर आपको दिक्कत होती है वहाँ पर आप वीडियो में आइए और देखिए, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालें पेपर को, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप 1 मिनट पढ़िए। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर हैज़ मैग्नीट्यूड। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, r है, और n रोटेशन पर सेकेंड वो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि कोई सर्कल में, ठीक है, कोई सर्कल का या कोई सर्कुलर रिंग का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, आपको ये फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। वो होगा B = म्यू नॉट NI/2R, ठीक है। ये आपकी कोई एक सर्कुलर लूप है, इसमें मान लीजिए करंट बह रही है, और n इसमें नंबर ऑफ टर्न है, r इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न की तो कोई बात हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n को 1 ले लेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट I/2R हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आया। यहाँ पर जो डायरेक्शन निकालते हैं वो आपको पता ही होगा। राइट हैंड हम अपनी जो फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो थंब हमारा क्या बताता है, बी की डायरेक्शन। जैसे करंट एंटी क्लॉक होती, फिर हम ऐसे लेते तो थंब हमारा ये आया, और जब हम ऐसे इस साइड जा रही है क्लॉकवाइज तो हमारा इनवर्ट की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपसे क्या कहा गया है, मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आंसर नहीं होगा। वो कह रहा है कि मेक्स n रोटेशन। तो n रोटेशन का मतलब क्या हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड n रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, तो ये तो हमारा n रोटेशन दे रहा है, तो टाइम पीरियड ये हो गया। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, इन ऑप्शन में I नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि I = क्या होता है, I = होता है Q/T, ठीक है। और Q तो आपका इलेक्ट्रॉन है, T की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/n, तो n कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट NE/2R। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, ठीक है। अच्छा, जो 2πr है, 2πr ये कब सही होता है, जब हमारा वैसे तो उस केस में क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन जो म्यू नॉट I/2πr हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो किसका है, वायर का है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस लाइक N2O2 अंडरगो और ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along पाथ AB। A से B जा रहा है कोई एक आइडियल डायटोमिक गैस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। अब आप देखिए, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालिए, तो आप पहले देखिए कि प्रोसेस कौन सी है। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या एडाबेटिक है, क्या ये आइसोक्लोरिक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखें, हमें क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है कि कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। PV का ग्राफ है, क्लियर। अब हम देखें जो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो क्या होती है, वो देखते हैं, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी में जो हमारा चेंज होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है हमारा वो दो टाइप से होता है। एक क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल सी वी डेल्टा टी, एक होता है सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, पी तो कांस्टेंट है नहीं, तो मैंने डेल्टा वी के टर्म में लिया ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखिए जो टी है यहाँ पे, टी क्या होगा, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से वो करें अगर तो क्या हो जाएगा, पी वी ओवर एन आर, ठीक है। तो डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दो टेम्परेचर होंगे, क्योंकि जब ये 4 और यहाँ से ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर T1 होगा, बी पे जब जाएगा तो T2 होगा। तो इसी को अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि दोनों में वो हमारी अलग अलग पैरामीटर थे, और नीचे n तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल r हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब जैसे ही हम इसको डेल्टा यू में पुट करते हैं यहाँ, तो डेल्टा यू इक्वल टू आपका हो जाएगा एन आर, ठीक है। डेल्टा यू जो है हमारा, ये एन तो है ही, ठीक। सी वी की वैल्यू आपको पता होगी कि क्या होती है, सी वी और डेल्टा टी। तो आप इसको अगर वैल्यू रखें यहाँ पे, एन आर P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा माइनस 1 एन आर, ये आपके वो बन गई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो P2V2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो P2V2 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये यहाँ से 4 है, 6 है तो 4, तो ये आपका यहाँ पर है 5, तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, इसको P इनिशियल ले लीजिए, इसको P फाइनल ले लीजिए, वैसे इसको इनिशियल इसको फाइनल, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके माइनस, क्योंकि नीचे हो रहा है तो -8 ये आ जाएगा, एन आर से एन आर। और गामा डायटोमिक के लिए आपको पता होगा, मोनो एटोमिक के लिए होता है 5/3, तो उसका 7/5, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो -20 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। When two displacement represented by y1 equal to a sin omega t equal to and y2 equal to b cos omega t are superimposed, then, तो ये हम पहले भी हम नीट के पेपर में काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि दो वेव हैं आपके पास। पहली वेव जो है y1 इक्वल टू, उसका नाम है a1, साइनोसोइडल है, साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो वेव है y2 वो आपकी है b1 या b, सॉरी a1 नहीं, a है b cos ओमेगा टी। अब देखिए, जब भी आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको भी साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। अब दोनों का आपको रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए, या आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, अगर आप अभी 12 में नहीं गए हैं तो आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेव इज ये, चाहे एक डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे हमसे एम्पलीट्यूड पूछे। तो यहाँ पर ए तो ए है, a² आ जाएगा, ये b² आ जाएगा। आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस कितना है 90, और cos 90 कितना हो जाता है 0। तो ये जो है हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, √a² प्लस b²। तो ये वाली जो दो वेव है ये SHM को रिप्रेजेंट करेगी, ऑप्शन इसका सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। ऐसे आपसे काफ़ी बार पूछा जा सकता है क्या पूछा गया है कि वेव, आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भैया एम्पलीट्यूड बताइए, ठीक है। और ये SHM से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपसे और क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा सकता है जैसे आपके पास
ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कोई y इक्वल टू इस टाइप से दे दिया कि a साइन ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड बताइए। तो इसका अगर आपसे कभी भी एम्पलीट्यूड पूछेगा, आपको पता ही है ये मैक्सिमम वैल्यू जो इसके आगे से है साइन या कॉस के, वो एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये ना पूछे कि, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के आएगा, आपसे ये पूछ दिया जाए a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इसका आप निकाल चुके हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम इनका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे a साइन ओमेगा टी प्लस b लिखा है, तो उस केस में भी जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा a ही होगा। b जो है वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा जो कि पीरियोडिक होता है। फोर्थ, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इतना, यूनिट मास दिया है तो एक kg मान के चलें, यूनिट मास दिया है, अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी दी है vx इक्वल टू बीटा x की पावर -2n। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। इजीली है, कैलकुलस से आप निकाल सकते हैं, ट्राई करिए एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको v दिया है, v इक्वल टू बीटा x की पावर -2n, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे यहाँ पे की पॉइंट है, जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूले हैं वो क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv/dt, ठीक है। तो आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे, ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो जब भी फंक्शन t के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये यूज़ कब करोगे, यूज़ व्हेन v इज़ फंक्शन ऑफ t, तब इजीली हम t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, dv/dx एक x का इंटू कर देंगे और एक x से डिवाइड कर देंगे, और dx/dt v होता है, तो ये क्या हो जाएगा, v dv/dx। इसको कब यूज करोगे, कब यूज़ करोगे, व्हेन v इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली यही करेंगे। आप देखते हैं इसको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, A4 शीट बना लीजिए, वहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये किसके टर्म में है, x, और x से क्या बता रहा है, x आपका है यहाँ पे पोजीशन। तो dv/dx जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बीटा ही रहेगा, इसकी पावर रखेंगे तो x की पावर, जो ये पावर है वो नीचे आ जाएगी, माइनस का 2n नीचे आ जाएगा, और x की पावर -2n -1, ये तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये dv/dx आ गया, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू है v की वैल्यू हो जाएगी बीटा x की पावर -2n, ये मैंने v की वैल्यू रख दी, और dv/dx की वैल्यू ये आई है, तो बीटा -2n x की पावर -2n -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए -2n तो बाहर ले लो, बीटा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और x की पावर -2n ये है और -2n ये है, तो ये x की पावर -4n हो जाएंगे, और एक अलग से ये, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई में रखते हैं पावरें वो ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ रेडियस ऑफ इतना इज टेकन एज ये, देन रेडियस ऑफ इतना इज नियरली। तो आपको यहाँ पे अगर कभी रेडियस का, तो मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा ये आपको, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर डेंसिटी पूछे जाए, किसी भी दो, कोई भी दो हो, वो हमेशा 1:1 ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होते हैं हर न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। और उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे कि जो
एल्युमिनियम है 2713 Al, इसकी अगर रेडियस Rn है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि 12553 टैलिनियम की R1 ले लेता हूँ मैं, ये कितनी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल ये तब होगा जब हम इसका फॉर्मूला आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है रेडियस का, R = R0 A की पावर 1/3। ठीक है, ए क्या है, एटॉमिक वेट। ये जब भी कोई हमारा न्यूक्लियस का सिंबल लिखा रहता है वो इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो ए आपको हमेशा ऊपर मिलेगा। तो जब दो का आप कंपेयर करेंगे, कोई भी दो न्यूक्लियस को आप लेंगे तो उसके कंपेयर करने में क्या आएगा, देखिए R1/Rn अगर आप लोगे, ठीक है, तो R1 में इसको मैं मान के चलता हूँ A2 मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ A1। तो ये हो जाएगा R1 में A1 का, सॉरी A2 लिया है मैंने, 2 का स्क्वायर 1/3 ओवर A1 का 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए। तो R1 = हो जाएगा A2 की वैल्यू कितनी है, 125 1/3, और A1 कितना है, A1 है आपका 27, तो 27 का 1/3। तो आपको पता होगा ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब और अपॉन में Rn हो गया इंटू 1/3, 3 से 1 कट गया, और यह है 3 का क्यूब इंटू 1/3, तो ये 5/3। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, R1 हो गया आपका 5/3 Rn। ठीक है, ये आपका R1 की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, इन YDSC एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना। आपको जो 2 स्लिटों की डिस्टेंस दी है, जिसको हम क्या लिखते हैं, छोटा d, स्मॉल d इतना है, एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट 500 नैनोमीटर इज यूज, 500 नैनोमीटर की एक लाइट यूज की। व्हाट वुड बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे छोटा डी दिया है आपको। ठीक है, लिख लेते हैं पहले डेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, और आपको लैम्डा दिया है 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट विल बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट विद इन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो आप ये देखिए जो एंगुलर विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ, ठीक है, किसकी वजह से, डबल की वजह से, वो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, β/d। तो बीटा की वैल्यू होती है d/d, तो d/d। अब वही अगर आप एंगुलर विड्थ पे जाओ, किसकी वजह से, सिंगल स्लिट की वजह से, तो सिंगल स्लिट में जो एंगुलर विड्थ होती है वो क्या होती है, 2 टाइम लैम्डा d1 कर लेता हूँ, अलग होगी, ये जो d1 है ये अलग रखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये वाले का जो 10 मैक्सिमम है, ठीक है, ये 10 मैक्सिमम इसके अंदर आ रहा है, तो इस d1 की वैल्यू निकालो। दैट मीन्स 10 जो है वो एंगुलर विड्थ ऑफ डबल किसके बराबर है, एंगुलर विड्थ ऑफ सिंगल। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, 10 λ/d इक्वल टू 2 λ/d1। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में है और क्वेश्चन आपको आता है, लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं।
तो इसको आप देखें अगर, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा से, तो लेमडा कैंसिल हो जाएगा और 10 2 है, तो इधर उधर ले जाएंगे तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2d/10, तो ये हो जाएगा 0.2 d। तो आंसर mm में है तो mm में ही होगा, ये रहा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा लैंग्वेज समझते हैं दोबारा। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, व्हाट विल बी विड्थ ऑफ ईच स्लिट। देखो विड्थ निकालनी है पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमम ऑफ डबल, तो डबल की 10 हो गई, विद इन द सेंट्रल ऑफ सिंगल। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसके अंदर है तो उसके इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, तो मैंने ये कंडीशन लगा दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ अल्फा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्लिट whose width A is of order wavelength of light. It D is the distance of the screen from the A, the width of the centimeter will be। तो इसके लिए एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका सोर्स है मान के चलो, ठीक है, ये सोर्स है, परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा। तो अगर ये सोर्स, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने डी एज्यूम कर रखी, ठीक है। अब अगर हम पैटर्न देखें, मान लीजिए ये दो रे मैंने ऐसे बनाई, ये पैटर्न है, इसका एंगुलर पोजीशन थीटा थीटा है। तो इन दोनों में जो हमारी मैक्सिमम है, ये हमारी क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, सब बराबर डिस्टेंस में होते हैं उसके बाद, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में ये डिक्रीज होते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक डायग्राम है रफली, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सब वही है, लेमडा लाइट है जो यहाँ पर हमारी आ रही है, लेमडा लाइट है, डी डिस्टेंस है, तो पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डायग्राम से समझ जाएंगे आप, लीनियर विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू 2 थीटा, क्योंकि जो सेंट्रल की होती है वो औरों से 2 गुनी एंगुलर विड्थ पे होती है, तो मैंने 2 थीटा लिया है, और डी इसकी डिस्टेंस, ये लीनियर विड्थ हो गई। तो यहाँ से आप देखिए 2d, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारा जनरली होता है इसमें लेमडा बाई ए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2d लेमडा बाई ए, ठीक है। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप थ्योरी से देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अक्रॉस मेटालिक कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर है आपके पास, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है। मान लीजिए यही है आपके पास, ये एक मेटालिक वो है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, तो जब पोटेंशियल लगाएंगे तो कहेंगे कौन सी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको मेटालिक कंडक्टर के बारे में बताऊं, तो मेटालिक कंडक्टर को हम इस केस में क्या कंसिडर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस कंडक्टर इन सीरीज। हम यह अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कंडक्टर ऐड हुए हैं सीरीज में, क्लियर है। और आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक तरीका तो इसको सोचने का ये है, ठीक है, करंट सेम होगी। दूसरा आप देखिए, अगर किसी पे भी आप वो लगाएंगे, किसी भी कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म एरिया में लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, चार्ज डेंसिटी भी वेरी, सारी चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म केस में, उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कंडक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में करंट सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 different star P, Q, R, it was found that intensity of violet colors maximum in spectrum P1 and intensity of green color in maximum in R and red in A। तो हमको 3 कलर भी दिए हैं, वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड। आगे पूछा जा रहा है कि इफ़ TP, TQ, TR आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखिए जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, तो पूरी फिजिक्स में 12th में तो ऐसा कोई रिलेशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। क्लास 11th में टेम्परेचर वाली चीज़ें ज़्यादा हैं,
तो वेवलेंथ और टेम्परेचर में एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था, मैं उसको रिमाइंड करा देता हूँ आपको, वहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और वो लॉ था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यही चीज़ें हैं कि आपको बस क्लिक होना चाहिए कि कौन से लॉ से होगा। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैम्डा है मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन को करने से पहले क्लास 12 में आपने पढ़ा है विव क्योर, या क्लास 9th में पढ़ा है, शायद 10th में होगा ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम राइट साइड को जाते हैं तो हमारी लैम्डा इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, एक बार हमने पी पे डाली तो लैम्डा पी जो है हमारी वो क्या है, उसने हमें बताया है कि लैम्डा पी है वॉयलेट। ठीक, उसके बाद जो हमारा लैम्डा क्यू है वो क्या है हमारी, वो है हमारा ग्रीन। और फाइनल में जो लैम्डा एम है वो है हमारा रेड। ठीक है, आर पे जो डाला है। तो आप देखिए इस साइड को जा रहे हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। क्लियर, ये बढ़ेंगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो सिंपल सी बात है, टीपी ये घट रहा है तो इसका ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन से आप जानते ही हैं। ठीक है, जब ये डिक्रीज हो रही है तो इसका वो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, बस एक लॉ आना था। ठीक है, तो आपसे वही पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, पी आर क्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पी आर क्यू, मैंने क्यू बीच में लिख दिया ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रीन लाइट इज मैक्सिमम इन आर। अच्छा, आर वाला ग्रीन है कह रहा है, सॉरी बस इससे सिंबल से गलत हुआ है, आर वाला ग्रीन है और ये क्यू वाला रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो कह रहा है रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ इतना। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है जिसको हमें सीरीज में ऐड करना है पोटेंशियोमीटर की वायर से, जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, सो दैट वी गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 माइक्रो वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन वायर। और उसको ऐड करने के बाद हमें 1 माइक्रो वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, के से हम दिखाते हैं, वो क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट सेम होती है। ठीक है, अब देखिए ये दिया है हमें 1 MV माइक्रोवोल्ट, और लेंथ कितनी दी है, लेंथ हमें दी है पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वही 1×10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आप इसको मीटर में बदल लो तो 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। ये तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, यहाँ पर लिखा था टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमसे पूछा जा रहा है कि कितना रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि वायर में कितना रेजिस्टेंस ऐड करो कि आपका इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं लेट रेजिस्टेंस इज आर, और जब रेजिस्टेंस आर होगा तो उसमें करंट कितनी हो जाएगी, I = εr+r। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये पोटेंशियोमीटर का था तो मैंने उसको छोटे आर से दिखाया है, ये आर हमारा है, तो ये तो हमारे पास है 2, और ये आर हमारे पास 8 है, और ये आर हमको पता नहीं है। ठीक है, ये हमारी करंट हो गई। तो ये हमें पता लग गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस वायर कितना होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस वायर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये हमारी करंट है
और वो हमारा वोल्टेज दिया है तो वी आई मतलब IR 8 इंटू 2 8 प्लस R, ये हो जाएगा। तो 16/8 प्लस R हो गया। ये कैसे आया? ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है तो IR हमने इसमें लगा लिया, R हमें दिया था ऑलरेडी इतना, और I हमने निकाल लिया था उस रजिस्टर के साथ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? पोटेंशियल है। अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दूं, ठीक है, और टोटल वायर की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको मैं V1 ले लेता हूँ, ग्रेडियंट वो क्या हो जाएगा? V1/लेंथ, और V1 कितना है? ये पूरा 16/8 प्लस R। ओवर लेंथ है तो लेंथ के लिए मैं अलग से 4 भेज देता हूँ। लेंथ हमें कितनी दी है? 4। तो 4 टाइम कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 8 प्लस R। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये वाला ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना है, तो R कंसीडर करने के बाद ये ग्रेडियंट आ रहा है तो दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल, सेम तो होगा। तो 8 प्लस R इक्वल टू 0.1 कर लो, फिर इसको 10⁻⁻4 है तो, और इसको सॉल्व करके R आ जाएगा आपका 8 उधर जाएगा 4 32 आ जाएगा। क्लियर है? एक बार समझ लीजिए, फिर आपको दोबारा बताता हूँ एक बार। क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा गया था कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, नॉर्मली एक पोटेंशियोमीटर वायर थी जिसकी लेंथ भी दी थी आपको और रेजिस्टेंस भी दिया था। आपसे कह रहा है कि जैसे यही है, मान लो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है और आपने एक्स्ट्रा इतना और ऐड कर दिया है। ठीक है, ये और ऐड कर दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट है नहीं मेरे पास, तो रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन R, तो R कर दिया, और EMF इतना है 2 वोल्ट। सो गेट पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना ऑन वायर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतने पर, जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरा एक पोटेंशियोमीटर का वायर था। ठीक है, लेंथ दी थी, EMF दिया था, कह रहा है कि इतना और ऐड कर दिया है तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये ऐड जो किया है इसको निकालो। तो मैंने क्या करना है कि इस पूरे का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको बराबर करके निकाल दूंगा। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी। तो आपसे स्पीड पूछी गई है, तो सिंपली हाइड्रोजन लाइक एटम का जो स्पीड होती है वो आपको याद होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन ये जो सारी अप्रोच हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक ही हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत करना। तो स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? ये आपकी बिल्कुल रिफाइंड वैल्यू है 2.18 10⁶, ये आपको याद होना चाहिए, इंटू Z/N, किसी का भी पूछे आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपको लिखा है वहाँ पे आपके लिए हीलियम प्लस। ठीक है, तो हीलियम प्लस मतलब Z तो 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड हो जाएगी 28 इंटू 10⁶ हो गया। Z कितना हो गया? 2, और N आपसे कह रहा है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.46 10⁶। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही ये जैसे ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो वैसे ही रेडियस की भी आपको एक वैल्यू याद होनी चाहिए, n² A0/Z। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए नहीं, आप जनरल फॉर्मूला याद कीजिए। वैसे ही आप टाइम पीरियड n टाइम का याद कर लीजिए, n³ ठीक है, ओवर Z होगा ये भी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 12 क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हुआ है, और वायर कैरिंग और करंट I हैज़ अ शेप एज शोन इन फिगर। तो इन फिगर की वजह से कुछ शेप दिया है आपको, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लीनियर पार्ट है और वायर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालिए।
अब आप देखिए, ये वाला पार्ट है, मान लीजिए पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही तीसरे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड होना है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वायर हैं और एक जैसे ही इस पे पैरेलल हैं, या एक जैसे ही एक दूसरे पे सैचुरेटेड हैं। अब जब भी ऐसा वायर आएगा आपके पास, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आपके पास जो तरीका है, या तो आप इसको पैरेलल का जो केस है इसको ऐसे बना सकते हैं, आपके लिए इजीली हो जाएगा सॉल्व, या तो आप ऐसे बना लीजिए इसको। ये जेड है, ये वाई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पहली वायर ये हो गई, ये पहली वायर हो गई, ये दूसरी वायर हो गई। ठीक है, तो जो पहली वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही तीसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। और वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर 4πr, क्योंकि डिस्टेंस ये वाली आर है। ठीक है, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक, और ये कहाँ को एक्टिवेट होगा? माइनस जेड की तरफ। ये किसकी वैल्यू है? ड्यू टू 1 और ड्यू टू 3। ठीक है, अब जो तुम 2 की वजह से निकालोगे, तो 2 का तो आपको क्लियरली पता है वो क्या होती है, म्यू नॉट आई ओवर 4r। ठीक है, और ये किस साइड को होगा? ये होगा माइनस आई। ये हम डायरेक्शन रूल से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे की वजह से हो गया, ये पहले की तीसरे की। पहला इसको 2 बार लिख लो, इसको 1 बार। ठीक है, क्योंकि पहले की वजह से भी ये होगा, तीसरे की वजह से भी ये होगा, दूसरे की वजह से ये होगा, तीनों को ऐड कर दो तो इसका आंसर बनेगा आपका पाई आई के टर्म में, पाई आई प्लस 2 के, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, पाई आई प्लस 2 के, तो सेकेंड वाला इसका बनेगा। ठीक है, तो ये दो सेम वायर थी तो इसका ये हो जाएगा। अलग अलग लिखना है इसको। ये B1 भी यही है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। समझ रहे होंगे आप, ये B3 2 की वैल्यू है, ये B1 भी है और B3 भी है। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका वो B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। ठीक है, ऐसे करना है। और डायरेक्शन का आपको पता ही है कैसे निकालते हैं इसमें, राइट हैंड रूल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पार्टिकल मोमेंटम और डी ब्रोगली की उसमें एक वो बनाना है। 1 मिनट पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए। आई होप कर लिया हो आपने। अब आपने डी ब्रोगली के रिलेशन पढ़े होंगे, तो डी ब्रोगली के रिलेशन में आपको ये पता होना चाहिए, जो 13 है, पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू होता है आपका एच सी ओवर लेमडा। तो पी कैसे डिपेंड करता है? 1/लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/लेमडा इस टाइप के ग्राफ होते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये ग्राफ हमारा होता है पी और लेमडा के बीच। ठीक है, आप लेमडा इक्वल टू एच ओवर पी नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सबके लिए वैलिड नहीं होता है, ये लगभग सबके लिए ही वैलिड होता है। 14 क्वेश्चन पढ़िए, कंसेप्चुअल है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सी, वो कनेक्ट किया है ईएमएफ वी से एंड डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल भी दी उसके अंदर। तो पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, सिंपल सी बात आप ये समझें क्या क्या होता है। 14 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, when
डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस, ठीक है, इन कैपेसिटर। तो क्या होगा, जो हमारा सी न्यू है वो हमारा के टाइम सी ओल्ड होगा, सी ओल्ड से के टाइम न्यू बढ़ जाएगा पहली बार। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू होगा वो हमारा के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ये ओल्ड होगा, न्यू होगा, ये भी के टाइम वी ओल्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहले उसको हमने चार्ज किया फिर हटा दिया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो क्या हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, और जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, चार्ज का मतलब कंटिन्यू सप्लाई है, तो क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। एनर्जी इन स्टोर इज डिक्रीज 1/k टाइम, ये बिल्कुल सही है, एनर्जी भी घट जाती है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ये 1/, जो एनर्जी है वो भी लिख लो, यू न्यू जो हो जाएगी ये U/K, और ये ओल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चार्ज करा है कि नॉट कंजर्व, ये गलत है। तो थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। 15 क्वेश्चन। कह रहा है कि द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप एट बोथ एंड। तो जो फंडामेंटल क्लोज की है वो सेकेंड ओवरटोन के बराबर है, किसके, ओपन के। तो लेंथ पूछ रहा है, तो पहले आपको फॉर्मूला आने चाहिए। 15 क्वेश्चन। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसकी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, वो आपकी है, वो होती है V/4L, ठीक। और वही जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन की, ओपन ऑर्गन पाइप की, वो होती है 3 ऑड होते हैं इसमें, तो 2L, ठीक है। इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो V/4L1 इक्वल टू 3V/2L2, ठीक। तो V कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो जो आपका L2 है वो हो जाएगा 6 टाइम L1, और L1 कितना दिया है आपको, 20, तो ये हो जाएगा 120। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको सीधा फॉर्मूले से ही हो जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले इसलिए आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में था ही क्या, बताइए। कह रहा है कि क्लोज की जो फंडामेंटल है वो ओपन के बराबर है, तो भाई दोनों बराबर होंगे तो हम उनको इक्वेटी तो करेंगे, और लेंथ दी थी 20, तो मैंने क्या किया, ये ली दोनों को इक्वल कर दी, ये आ गई, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए क्लोज में क्या होगी, फंडामेंटल में क्या होगी, और स्ट्रिंग में क्या होगी। 16 क्वेश्चन। The refractive angle of a prism is A. The refractive index of material is cot A/2. The angle of division is। 1 मिनट आप इसको करिए, पॉज मारिए, फिर मैं कराता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको फिर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्मूला है आपका प्रिज्म वाला। तो कौन सा फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए कि एक क्वेश्चन मैंने ये देखा, मैंने इतने सारे पेपर करा दिए नीट के, तो एक क्वेश्चन प्रिज्म का आता ही आता है। तो आप तैयार कर लीजिए प्रिज्म को, जिससे आपका एक क्वेश्चन डन हो जाए। जैसे कि रे डायग्राम से आ जाता है,
कभी आपका फॉर्मूले से आ जाता है डायरेक्ट। तो इसलिए जो टॉपिक आपके आते हैं उनको आप और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या है। तो 16 में आपको पहले मैं फॉर्मूला बता दूँ, आप जल्दी समझेंगे। तो 16 में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, वो क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। लेकिन एन क्या दिया है आपको, एन दिया है आपको कॉट ए बाई 2। ए इसमें प्रिज्म एंगल है, डेल्टा एम इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन है। ये हो गया। और अब इसमें थोड़ी सी हमारी क्या लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो आराम से कर लेगा। कॉस थीटा इक्वल टू एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था, नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कॉस ए बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। तो ए बाई 2 तो ए बाई 2 को ले चले, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दी इन्होंने। कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए, जो कॉस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कह सकते। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक तभी इक्वल होगा जब उनका ये साइन साइन बराबर होगा, तभी एंगल इक्वल होंगे। तो अगर मैं साइन 90 माइनस ए बाई 2 करता हूँ तो ये क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है, समझ रहे हैं। जो साइन मेरा थीटा था मैंने इसको ऐसे खोल दिया। अब ये हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकला, 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसको सॉल्व करें, 180 माइनस ए बाई 2 ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। 2 से भी 2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू 180, ये ए था इधर आएगा तो 2a हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग से खेला था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक गेट, जैसे एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आना ही आना है, वैसे ही लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आना ही आना है, आप कुछ भी कर लें। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको 2 गेट दे रखे हैं, नॉट गेट कहते हैं इनको। उसके बाद एक नॉर गेट दे रखा है। आंसर निकालना है कि कौन सा गेट होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉट गेट में अगर आप ए भेजेंगे ना तो उसका नेगेटिव होके आएगा, और यहाँ भी भेजेंगे तो इसका नेगेटिव होके आएगा। ये बी है तो नेगेटिव हो गया, ठीक। अब जो वाई है ये क्या होता है, आउटपुट। और गेट में क्या होता है, और गेट में प्लस होता है, तो हमने प्लस किया। लेकिन ये और गेट नहीं है, इसके आगे एक छोटा सा डंडा लगाया तो ये और हो जाएगा, ऊपर से एक बार लग जाएगा। तो डी मॉर्गन थ्योरम से बार बार सब हटे तो ए डॉट बी, और जो ए डॉट बी हमारा सिंबल होता है वो होता है हमारा एंड गेट का। तो जो ऑप्शन सही होगा वो एंड गेट। तो बहुत सरल क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, और कार्नोट इंजन हैविंग इफिशियंसी 1/10 एज हीट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है वो हीट इंजन के फॉर्म में 1/10 है, लेकिन वो कह रहा है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं। तो वर्क डन ऑन सिस्टम दिया है आपको 10 जूल। तो अमाउंट ऑफ वर्क एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वर एट लो टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इफ़िशियंसी होती है कार्नोट इंजन की, ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है। इफ़िशियंसी होती है किसी भी कार्नोट इंजन की, वो होती है वर्क ओवर हीट टेकन, ठीक है। या आप बोल सकते हो 1 माइनस T2/T1, ठीक है, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। या आप बोल सकते हो 1 माइनस Q2/Q1, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट होता है बीटा, वो होता है Q/W, ठीक है।
इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है 1/1 प्लस बीटा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी एक रेफ्रिजरेटर है, उसने हीट इंजन है, उसको यूज कर दिया है रेफ्रिजरेटर में। तो जब रेफ्रिजरेटर में यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, मैं भी बता रहा था आपको, Q/W। अच्छा, ये Q जो है ये क्या है, ये है हमारा हीट रिलीज। ठीक है, W क्या है, वर्क डन। आपसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, वर्क डन 10 दिया है और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो ये हीट रिलीज है, जो ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, हीट रिलीज है ये वाला। ठीक है, मैं क्यू से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, बीटा तो है ही नहीं, लेकिन एन तो दिया है ना 1/10, तो इसको यहाँ रख के निकाल लीजिए। 1/10 इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा। इधर उधर भेजिए इनको, तो जब यहाँ इस साइड भेजेंगे तो बीटा आपका 9 आएगा। ठीक है, या रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो बी 9 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास कितना आ गया, 9, और क्यू हमारे पास क्यू है ये 10 दिया है, तो क्यू कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, ये हीट रिलीज है। एक बार इसको आप घर में देख लेना कि कहाँ हीट रिलीज होता है, कहाँ हीट टेकन होता है। जनरली फॉर्मूले में ऊपर ऊपर मत आना, उसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्लोरोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर लाइट इज इतना। ठीक है, इफ सेम सरफेस विद लाइट 2 लैम्डा, अगर हमने लैम्डा को 2 लैम्डा कर दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल को 3V0 से V0 कर दिया, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। तो पहले हम इक्वेशन में जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो क्या होती है, क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, तो जनरली वहाँ होती क्या है, जो हमारी टोटल फोटोन की एनर्जी है वो हमारी दो जगह जाती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी देती है उसको, ठीक है, और एक हमारा वर्क फंक्शन के अगेंस्ट काम करता है। दो ही चीज़ तो होती है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको सारे बनाने आने चाहिए एग्ज़ाम में, रट्टा नहीं चलेगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं ½ mv² के टर्म में। ठीक है, और इसको आप hc/λ भी लिख सकते हैं, और इसको hc/λ0। यहाँ से जो हमें निकलेगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू h/μ0 भी हो सकती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में हो तो आप EV0 करो, ये पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल है, ये जो है, तो hc/λ माइनस hc/λ0। अब आप देखिए कि आपको डेटा क्या दिया है, ये सारी इक्वेशन है। तो आपको डेटा ये दिया है कि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 यूज़ करते हैं, V1 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और उस केस में हम वेवलेंथ लैम्डा लेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, सिंपल है, इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए 3VE। ठीक है, ये V था, E कर लो, V0 कर लो अगर आपको वो हो रहा है, इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। ये तो होगा, कोई दिक्कत। अब सेकंड केस में कह रहा है कि जब हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 कर दें और इसको 2 लैम्डा कर दें, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V0E इक्वल टू HC। अब लैम्डा की जगह 2 लैम्डा E माइनस HC की जगह ये तो λ0 ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को, ये दो इक्वेशन मिल गए आपको, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आपको निकालना क्या है, λ0। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 2 लैम्डा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट तो उड़ जाएगा पूरा। ठीक है, आपको ये उड़ाना नहीं है, आपको λ0 ही निकालना है। तो इसको आप इसको हटाइए, तो हटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो λ0 आपका आएगा 4 टाइम लैम्डा। इसको आप चेक करना एक बार। ठीक है, इसको आप अगर एक बार चेक करेंगे तो आप क्लियरली इसको समझ जाएंगे। तो λ0 की वैल्यू 4 लैम्डा आ जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, 2 बार इक्वेशन यूज़ कर दिया और आंसर आ गया हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि और रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल ऑन अ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो दो सरफेस होते हैं, एक एब्जॉर्बिंग होता है, एक रिफ्लेक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग में आपको 2 मल्टीपल में करना पड़ता है क्योंकि 2 सरफेस यूज होते हैं वहाँ पे। एब्जॉर्बिंग में एक होता है। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा वो 2E/c होता है। अगर एब्जॉर्बिंग होता तो हम क्या करते, E/c करते। क्वेश्चन नंबर 21, a mass m move in a circle on smooth horizontal plane with velocity इतना, radius इतना. The mass is attached to string with which pass smooth hole in a plane. The tension in string gradually increase and finally m move in a circle इतना. मतलब पहले r रेडियस से घूम रहा था v0 स्पीड से, उसके बाद उसकी जो रेडियस थी वो r0/2 हो गई। तो पूछा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए उसने ये बताया है आपसे कि रेडियस इतनी हो गई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। आप हाफ mv² लगाइए, बेशक लगाइए, लेकिन v क्या रखोगे, तो उसके लिए पहले v निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई। हम क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा रोटेशन में, तो L इनिशियल L फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, L इनिशियल कितना होगा, L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू आपको पता होगा mvr होती है। ठीक है, पहला केस क्या है, पहला है v0 और r, दूसरा क्या है उसको v1 ले लेते हैं। पहला है v0 और r0, दूसरा मान लीजिए v1 और r/2 कह रहा है। ठीक है, जब वो r से r/2 होगी तो स्पीड भी तो कम ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर लगा लेते हैं, मास सेम है तो m v0 r0। ठीक है, अच्छा r0/2 है। सेकेंड जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा mv1 r/2, सब कैंसिल हो गए, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v0। अब ये स्पीड है हमारी जिससे वो फाइनल में मोशन कर रहा है, तो आप क्या लगा दो, हाफ mv², mv में v1 रख लो, तो हाफ m और ये हो जाएगा 2 का 4v0², तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2mv0²। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा इसका सही होगा। हो सकता है इसको पुराने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे ना आप, क्योंकि यहाँ पर फाइनल हमें वेलोसिटी नहीं दी है, तो काइनेटिक एनर्जी बिना वेलोसिटी के कैसे निकालोगे। तो मैंने पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वो निकाल दिया। अब आप सोचेंगे कंजर्वेशन कैसे आया आपके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि रोटेशन हो रहा है और रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही आ जाता है। ठीक है, 22 पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, रिपीट होता है हर बार, और इसको कर लीजिए आएगा। तो 22 क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, हैविंग रेडियस इतना, प्लेस विद दियर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, उनके कॉन्टैक्ट में है, एंड द इंटरवेनिंग सरफेस इज फिल्ड विद ऑयल इतना, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आप प्लेनो कॉन्वेक्स समझिए कि क्या होता है। ठीक है, तो 22 मैं आपको बताऊं, जो प्लेनो कॉन्वेक्स है वो ऐसे बनता है, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि वो ऐसे प्लेस करे हैं कि उनका ये वाला जो सरफेस है वो टच कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो ऐसे होंगे, ऐसे भी हो सकता है प्लेनो। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस था, ये कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉनकेव, तो ये हैं 2, आप ये देखिए। ठीक है, आपसे कहा उसने कि जो 2 थीम थे प्लेनो, ये रेडियस इतना विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इज कॉन्टैक्ट, तो मैंने ऐसे बना दिए। अब वो क्या कर रहा है, देखिए ये है मान लीजिए पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए जो ऑयल भरा है बीच में वो भी लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला रिमाइंड रखिए अपना, मैंने लिख दिया है एक बार। ठीक है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। अब जब आप पहले सरफेस पे लगाओगे, मान लो पहले की फोकल लेंथ कितनी है, f1 है, दूसरे की f2 है, तीसरे की f3। ठीक है, और डेटा में क्या दिया है आपको, देखिए डेटा में दिया है कि ये ग्लास के हैं, तो 1.5 ग्लास का, 1.5 ग्लास का, और ऑयल का वो दे रहा है अपना 1.7। अब पहले पे लगाता हूँ मैं,
तो पहले पे 1/f1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1.5 माइनस 1 और 1/r1 होता है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में एक ही आर हो जाएगी, एक आर तो इन्फिनिटी है देखिए, तो एक ही आर बचेगा इसमें, ठीक है, R1 वाला, और जो R2 वाला है वो इसमें क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/20, ये पहला हो गया। दूसरा अगर आप लगाएं 1/f2, तो अगेन वही, ये वाला को मैं f2 ले रहा हूँ, चलो, तो 1 f3 ले लेंगे, 1.5 माइनस 1/20, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 मतलब ये हो जाएगा 40, तो ये भी 1/40। थर्ड सरफेस के लिए लगाएं अगर आप 1/f3, तो ये क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 1 और यहाँ पे 2/20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे 2/20 क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है हैविंग रेडियस 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स साइड इतना एंड फील्ड विद 1 तो 20 सेंटीमीटर है दोनों का, तो फिर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आधा तो मैंने ऊपर डाल दिया इसको, ठीक है, तो 20 की डिस्टेंस थी तो आधा करेंगे तो 10 आएगा, आप 10 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/100, 3 हो गए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरा फॉर्मूला, जब 2-4 लेंस जुड़े होते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है, और मैग्नीफिकेशन कितना होता है, ये होता है भाई M2 कर लो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/f = 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3, तो इसको ऐड करोगे तो 2/40 हो जाएगा, 2/40। और एक बात ध्यान रखना, 2/40 और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये अलग नेचर का होगा, तो नेगेटिव करना पड़ेगा, 1/40 प्लस 1/40 और ये हो जाएगा -7/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, कर ही लेते हैं, चलो 40 माइनस के 50 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो प्लेनो कॉन्वेक्स है वो कॉन्वेक्स है, वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, कौन सा f3 वाला, तो इसलिए हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, फोकल लेंथ हमें विद एल्जेब्रिक साइन ऐड करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल or long string connected to pass over a frictionless pulley at edge of table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of friction between the block and table is mu k. When the block A is sliding on table, the tension is। तो सबसे पहले आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बनाओ। 23 आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक है, m1 रेस्ट कर रहा है टेबल पे, तो एक टेबल जैसे मान लो ये है टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक है m1, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है, और टेंशन होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई पुली होनी चाहिए इसकी, और m2 ऐसे हमारा है, ये कनेक्ट नहीं है, ये आपको दिया है, ठीक है। डायग्राम देखे देते हैं ताकि आप कर लो करके। अब यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू के, यहाँ पे इस टेबल पे फ्रिक्शन है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि टेंशन निकालो। अब देखिए ये m2 है ना, तो इसकी FBD लिखते हैं, ये कहाँ को जाएगा, m2g नीचे को जाएगा, एक्सलेशन कहाँ होगा, इस साइड होगा, टेंशन इसके लिए कहाँ होगा, ऊपर को होगा, लेकिन इसके लिए टेंशन इस साइड के लिए होगा, ठीक। और यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के m1g, क्योंकि ये r ऊपर को होगा, m1g नीचे को होगा, फ्रिक्शन होता है म्यू के r, ठीक है। इसके लिए अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m2a = इस वाले के लिए लगा रहा हूँ मैं m2g माइनस टी, ठीक है, m2a के डायरेक्शन में सब लिखना है, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो एक्सलेशन इसी साइड होगा ना, तो इसके लिए अगर आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा m1a = टेंशन उसी डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन f के आर को मैंने खोल के ऑलरेडी रखा है m1g, ठीक है, दोनों मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से टेंशन की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए, ठीक। तो जब टेंशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका इन दोनों को सॉल्व करने पे एक्सलेशन आ जाएगा m2 माइनस ये आ जाएगा एक म्यू के m1, ठीक है, g दोनों में रहेगा, और नीचे बचा आपका m1 m2,
तो ये तो आपका एक्सलेशन आ गया। ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें टेंशन चाहिए, और वो भी किसका चाहिए, ए का। तो जब टेंशन निकाल रहे हो आप, अब इस ए की वैल्यू आप, ठीक है, इस ए की वैल्यू को आप किसी एक में रख लो, इसमें रख लो, इससे आसानी मिलेगी, ठीक है। तो m2a इक्वल टू m2g माइनस टी है, तो m2a की वैल्यू ये पूरी रख दो, m2 माइनस म्यू के m1 ओवर m1 प्लस m2 m2g, ये तो एक हो गया, ठीक है। इस a की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, इक्वल टू m2g माइनस टी, और यहाँ से टी को रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ m1 m2 आना चाहिए आंसर में। तो m1 m2 किस में आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो m1 m2 प्लस होगा माइनस होगा, देखते हैं। m1 m2 में प्लस होगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो प्लस, तो प्लस वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। इसको आप रीअरेंज करके एक बार टी निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो ये टेंशन निकालना था हमें, तो हमने ये निकाल दिया। आप ऐसे कर लो m2g माइनस ये पूरा वाला पार्ट, क्योंकि ये इस साइड भेज दो, ये इस साइड भेज दो। तो ये FBD का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 कह रहा है कि पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी x1 x2 है मीन पोजीशन से v1 v2, तो टाइम पीरियड ऑफ वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM ये होगा, ठीक है। तो जब v1 कब है कह रहा है, जब x1 डिस्टेंस है, तो मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर a के ले लिया। v2 कब है, जब x2 डिस्टेंस है, तो x2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 रख दो x की जगह, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टाइम पीरियड इसका जो वो होगा वो कितना होगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये ओमेगा हो गया, और आपको पता है t इक्वल टू 2π/, तो ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो x2 वाला, ये वाला पहला ऑप्शन, ठीक है। मे भी आपसे ओमेगा पूछा जा सकता है, ठीक है। आप याद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन निकालना सीखिए, याद आप भूल भी जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। तो दो फॉर्मूले लगाने हैं, उसको सॉल्व करना है, तो आपको ये ओमेगा मिल जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है कि एक शिप है ए इज़ मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड इतना, एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आर, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो वो टाइम निकालो जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो पहले आप एक वो बना लीजिए, ये आपको आता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ कहाँ होता है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक शिप है ए, वो मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ। तो ये मान के चलता हूँ मैं, ए मूव कर रहा है, ठीक है, और स्पीड दे रही है, और बी जो है वो 100 किलोमीटर नीचे है साउथ में, मान लीजिए यहाँ है 100 किलोमीटर नीचे, ठीक है, और कहाँ पे है, साउथ, यहाँ से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये वी है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो टाइम आफ्टर विच दे आर विथ मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अब आप देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा, ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये 45 होना चाहिए रिजल्टेंट से, ठीक। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बी से वो यही तो होगी, ठीक है। और ये कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 40, तो ये 90 का बनेगा। तो इसको मैं पी क्यू, ये साउथ है, इसको पॉइंट क्यू दे रहा हूँ मैं, ये वैसे साउथ है, पी क्यू दे दिया मैंने इसको, ये ओ दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हमें रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो क्या है, पी क्यू। इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस पी क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू निकाल देते हैं, यहाँ से एंगल का फॉर्मूला लगाओ, साइन 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू ओवर
ओ क्यू, तो पी क्यू आपका आ जाएगा 100 इंटू 1/√2, क्योंकि ओ क्यू आपको 100 दिया है तो ये हो जाएगा 50√2। ठीक, अब आपको क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो वी ए आपको दिया था 10 तो 10 में आ जाएगा 10√2। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्टर डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो आ जाएगा आंसर 5 घंटे। 50/√2 ओवर 10/√2, 5 घंटे। ठीक है, थोड़ा समझने वाला था, कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है कि एक रॉड है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नीट में लेबर प्रिंसिपल से, कि एक रॉड है ऑफ वेट W is supported by two parallel knife as A and B is in equilibrium in a horizontal position. The knife are at distance D from each other. The center of mass is at distance X from A. ठीक है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, तो ए पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट बता रहा है वो, मान लो एक ए है एक बी है, इन दोनों का तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, इस पे ऊपर को, इसको मैं एन ए और एन बी से लिख देता हूँ। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो बीच में है, तो कहाँ लगेगा, वेट तो नीचे को, डाउनवर्ड। अब आपसे वो कह रहा है कि इस पूरे की जो डिस्टेंस है वो डी है, लेकिन यहाँ से लेके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इस ए का नॉर्मल ऑफ रिएक्शन निकालो। अब आप इन दोनों पर लेबर प्रिंसिपल नहीं लगाते हो, नहीं लगा सकते, आप किस पे लगाओगे, जो इक्वल अपोजिट है, तो आप इस पे लगा सकते हो या इस पे लगा सकते हो, लेकिन हमें एन ए का निकालना है तो मैं इन दोनों पे लगाऊंगा। लेबर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये फोर्स इंटू इसकी डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू इसकी डिस्टेंस, तो एन ए इंटू डी, ठीक है, टोटल वाली, और वेट इंटू डी माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी माइनस एक्स ओवर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना एंड डेंसिटी इज इतना। तो आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट बॉटम। देखिए आपको बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता होगा, बीटा इक्वल टू पी डेल्टा वी ओवर वी। आपसे पूछा है फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन ऑफ वाटर, तो दैट मीन्स डेल्टा वी ओवर वी पूछा है, तो पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, आपसे तो डेल्टा वी बाई वी पूछा है, मैंने रीअरेंज कर दिए। और पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू जो होती है वो होती है रो जी एच, और 1/बीटा होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको मैं सी से लिख रहा हूँ। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको दी है, डेप्थ आपको दिया है, डेंसिटी आपको दी है, जी आपको दिया है। अब वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं आंसर की से, वह है 10⁻⁻2 वाला, ये वाला है, बस आपको वैल्यू रखना है। सी यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल और मास m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी v1 v2 ऑन कोलिजन वन ऑफ पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर। तो जब उनकी m1 m2 थे तो दोनों में आपने वो दी, तो एक जो पार्टिकल वो एक्साइटेड हो गया आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई। इफ फाइनल वेलोसिटी v1 v2 देन v मस्ट है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, लेकिन एब्जॉर्ब करा है कुछ, तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ एनर्जी ई को। ठीक है, रिलीज़ करता तो फिर इस साइड, मतलब ये भी कह सकते हो माइनस ई करके ये आ गया है, या आप ये भी बोल सकते हो बोर क्या है उससे, काइनेटिक एनर्जी आई माइनस काइनेटिक एनर्जी एफ इक्वल टू ई करके। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब करके वो एक आगे बढ़ गया है। 29
केपलर थर्ड लॉ आपको दिया है, उसमें ये कह रहा है कि स्टेट करता है, ये सब पूरा लिखा है। हमें क्वेश्चन ये दिया है कि जी और के में रिलेशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, 29 कर ही देते हैं। 29 में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में, आगे से थोड़े टफ थे। 2πr/v होता है, और v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड का होता है gm/r। तो यहाँ रख दें अगर, तो 2πr/√gm/r हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करें तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 2π√gm/3/2। ठीक है, इसको रीअरेंज करें, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4π² और r3। ठीक है, ये को उसको k कह रहा है, तो ये k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4π²/gm। ठीक है, क्योंकि वो k की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हमने ये कर दिया। तो यही तो उसने कहा कि इक्वल टू k है, तो ये k निकालना था हमें। तो g और k के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यही तो k है, तो g और k के बीच में हो जाएगा gm इक्वल टू 4π²/k। तो नॉर्मल एक फॉर्मूला रीअरेंज करना था। क्वेश्चन 30, A block of mass 10 kg move in x direction with constant 10 is subjected under retardation force इतना, travel इतना to इतना, what is the final kinetic energy। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। वो क्या होता है देखिए, 30 क्वेश्चन जो हमारा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक का मास दिया है आपको। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो एम कितना है आपका 10 किलो, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स दिया है आपको 0.1 एक्स है उसके पीछे से, और एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है 20 to 30 जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो आपको ये इनिशियल दे रखी है, क्योंकि वो फाइनल काइनेटिक पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइनल तो ऐसे ही रहने देंगे, कि फाइनल को ऐसे ही रख देंगे, ये पूछा है हमसे। तो हाफ मास दिया हमको 10 और ये दिया हमको 10 का स्क्वायर। अब वर्क जो होता है आपको पता होना चाहिए F.dx वर्क होगा, और x1 से x2 तक जो भी आपको वैल्यू दी है। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, इसको अलग से सेपरेटली निकालते हैं हम। तो वर्क इक्वल टू, और ये नेगेटिव ऑफ होता है याद रखना, -x1 से x2 F.dx। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव लिया है मैंने, तो -20 से 30 0.x dx। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 माइनस तो बाहर रहा, x²/2 20 से 30, तो 20 से 30 आप सॉल्व करेंगे आएगा आपका -25। तो यहाँ आप -25 रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल, ये सॉल्व करके हो जाएगा 5 और 100 आपका ये आ जाएगा 500। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया -25, क्योंकि निकाल के मैंने यहाँ रख दिया इसकी जगह पे। ठीक है, तो के फाइनल हो जाएगा आपका 475। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा कंसेप्चुअल था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था चेंज इन ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, आपको इनिशियल दिया था सब कुछ, हमने वर्क डन निकाल दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है 31, अ विंड विद स्पीड 40 किलोमीटर per second blow parallel to the roof of the house, the area of the इतना, assuming that pressure inside the house is atmospheric, the force exerted by wind on the roof and direction of will be। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप बर्नौली प्रिंसिपल लगाइए। तो बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होता है, P + हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू, अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक लीजिए और कोई भी मत लीजिए। ठीक है, तो P0 - P कितना हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल दो, क्योंकि ये F हो जाएगा F/A, तो हाफ रो वी स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है,
बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 10⁵ 2.4 और अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 32 कह रहा है आपसे, टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m5m and radius r2r आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन 12 आर। तो इनिशियल सेपरेशन 12 आर था उनका। कह रहा है कि इफ़ दे आर अट्रैक्ट अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल बॉडी बिफोर कोलिजन इज। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कवर करेंगे तो डिस्टेंस बताओ स्मॉलर बॉडी से कोलिजन से पहले। तो इसको हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन नंबर 32 है, तो कोलिजन से पहले की कंडीशन ये थी कि एक m1 यहाँ पे था, एक m2 यहाँ पे था और ये 12 r पे थे। ठीक है, और उसके बाद जब ये करीब आए तो m1 मान लीजिए ये m1 है, ये करीब आ गए m2। ठीक है, और इनकी रेडियस दे रखी है आपको, इसकी r दे रखी है और इसकी 2r दे रखी है। तो जब ये करीब आएंगे तो इनके बीच की अब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 3r रहेगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो आफ्टर इनकी डिस्टेंस जो है, मैं x से लिख रहा हूँ, x2 लिख लेता हूँ चलो, ये 3r है। ठीक है, पहले कितनी थी, 12r। अब यहाँ पे आप देखिए जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, वो कितने करेंगे, इन दोनों से जो टोटल डिस्टेंस कवर करी हमने वो करी हमने कितनी, 3r बाद में आई, 12 है तो 9r। तो टोटल डिस्टेंस कवर, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो है हमारी 9r। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है इसमें। अब देखिए आप सिंपल से इसमें लॉजिक लगाना है। आपको ये पता है कि जो मोमेंटम है p वो किसके प्रोपोर्शन होता है, मास के। पहली बात, आपको ये भी पता है जो एक्सलरेशन है वो भी किसके प्रोपोर्शन होता है, मास के। आपको ये भी पता है कि जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, एक्सलरेशन के। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो क्या आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, पहले का एक्सलेशन दूसरे का एक्सलेशन, पहले का मास दूसरे का मास, पहले का डिस्टेंस दूसरे का डिस्टेंस। ये हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, ये बताइए आप। ठीक है, अब जब मैंने ये कंक्लूजन निकाला तो आप देख सकते हैं मास दोनों का जो हमें दे रखा है वो इसका m दे रखा है, इसका 5m दे रखा है। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू ये है m और ये है 5m। ठीक है, ये वाला m था, ये 5m है। और जो S1 और S2 है, जो डिस्टेंस है उसको मैंने यही रहने दिया। ये मैंने ये एज्यूम किया कि कोलिजन से पहले कितनी डिस्टेंस है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करें, क्या S1 इक्वल टू 5s S1/S2। ठीक है, तो S2 इक्वल टू 5 टाइम S1 आ जाएगा। ठीक है, इस कंक्लूजन से मैंने ये निकाल दिया S2 इक्वल टू 5 टाइम S1। और कोलिजन से बिफोर की डिस्टेंस हमें कितनी कवर करके गया, 9r। तो S1 प्लस S2 कितना है, 9r है। और S2 इक्वल टू 5s1 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो 5s1 आपका कितना, इसमें पुट कर देंगे तो S1 कितना आ जाएगा, 1.5r और S2 आ जाएगा आपका 7.5r। मैंने दोनों निकाल दिए हैं। अब आपसे पूछा किसका है, पहले वाले का, तो आंसर तो 1.5r हो गया। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें, जिस बॉडी का मास क्या होगा, स्मॉलर जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किसके कवर में, जो स्मॉल बॉडी है आपकी उसका जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 32 क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो S1 S2 निकल गया आपका। तो ये हमने इसमें ये वाला फंडा यूज किया। बहुत लोग इसको सेंटर ऑफ मास से भी कर देते हैं, वही एज्यूम करते हैं कि पहले डिस्टेंस x था, इस बॉडी ने डिस्टेंस x किया, ये वाली बॉडी डिस्टेंस करेगी मान लो 9r है तो 9r माइनस x कर लेगी, तो वो इसके अबाउट
क्या लगा देता है कि बॉडी स्टेशनरी है, तो इसका इंटू डिस्टेंस का और इसका इंटू डिस्टेंस का जो हमारा है, मतलब m इंटू एक्स इक्वल टू कर देते हैं m2 इंटू 9r माइनस एक्स। तो वहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो S2 7.5 R आएगा। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसा करते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, इसको करने का तरीका ये है कि अगर पहली बॉडी जो m1 है वो x1 डिस्टेंस आई, तो दूसरी बॉडी m2 जो है वो 9r माइनस एक्स ही आएगी, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है म्यूचुअल फोर्स में तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, स्टेशनरी होता है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है म्यूचुअल फोर्स के अंडर में तो उसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है। तो m1 की वैल्यू हमने क्या रख दी, m। ठीक है, और m2 की है 5m, तो 9r माइनस एक्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे तब भी x आपका 7.5r ही आएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड देखते हैं। आगे चलते हैं 33 पे। 33 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और लगातार रिपीट होता है। और इसमें कहा गया है कि एक रजिस्टर है R जो पावर ड्रॉ कर रहा है P जब वो AC से जोड़ते हैं, और इंडक्टर को अगर रिप्लेस कर दिया जाए सीरीज में उसके साथ, प्लेस करे, तब जो इम्पीडेंस है वो Z हो जाता है, वो आपको पता ही है। तो पावर कितनी होगी। तो है सरल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 33 क्वेश्चन में देखो, अगर रेजिस्टेंस है तो पावर कितनी हो जाएगी, V²/R। ये कब होगी, जब रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं V² इक्वल टू PR। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ इंडक्टर लगा दिया तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी V इंटू आई कॉस फाई। ये भी तो होती है पावर। ठीक है, अब V तो V रहने दिया मैंने, अब इंडक्टर में जो I होता है वो क्या हो जाएगा, V/Z। ठीक है, और कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, पावर फैक्टर R/Z। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका V² हो गया। तो V² की वैल्यू मैंने रख दी PR। ठीक है, इंटू R/Z²। तो आपका आंसर आ जाएगा R/Z का स्क्वायर P। तो नई पावर ये हो जाएगी, रीअरेंज करने से मतलब था और कुछ नहीं। ठीक है, 34 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। 34 कह रहा है आपसे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ n इज़ गिवन बाय। तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 + 2/n है। n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। 35 आपको कह रहा है कि फिगर बिलो सो 2 पाथ इट मेक, ये 2 पाथ दिए हैं, एक A टू स्टेट A टू C, A से C की ओर 2 पाथ हैं, A B ऐसे करके। ठीक है, ये 2 पाथ शो नहीं कर रहा है। इन दिस प्रोसेस AB 400 जूल हीट इज़ एडेड, 400 जूल AB में गई, फिर BC में 100 जूल निकल गई। तो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा AC की उससे। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देखते हैं इसको। 34 जो है हमारा, क्योंकि जो हमारी प्रोसेस है ABCA, इसमें जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि जो टोटल आपका वर्क होगा वो डेल्टा Q प्लस डेल्टा U होगा। अब डेल्टा U ही 0 हो गया बेचारा, तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक के केस में। अब जो डेल्टा W है वो तो मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, जो हमारा कैसे निकलता है, एरिया ऑफ लूप। और जो डेल्टा Q है उसको मैंने Q अबाउट AB ले लिया, Q अबाउट BC ले लिया, Q अबाउट CA ले लिया। ठीक है, अब आप अगर वर्क डन निकालेंगे तो इसका वर्क डन में एरिया निकाल दीजिए, तो हाफ हाइट इंटू बेस। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 2 × 10⁻, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा इसका 2 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻⁴। और यहाँ ये उसने बताया है 400 दी है, ये 100 दी है और ये रिजेक्ट